Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षण विधियों के वीआईपी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोनों लेवल हेतु लेकर आया हूं। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और साथ में जो अन्य शिक्षक भर्तियां हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन इसमें आता है, देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य आपसे पूछा है यहाँ पर बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना और बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर बताइएगा साथियों। बच्चों का गणित से मनोरंजन कराना ये तो कोई मुख्य लक्ष्य होगा नहीं। सिर्फ पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ही अगर आप हल करवाओगे तो क्या ये मुख्य लक्ष्य है साथियों? नहीं, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। तो मित्रों प्रश्न नंबर 2 है आपके, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए मित्रों? छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। तो साथियों देखिए शिक्षा का उद्देश्य, चारों ही वैसे अच्छे विकल्प है, लेकिन सबसे कम जो महत्व वाला विकल्प है वो है तीसरा। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं कि परीक्षा के लिए तैयार करना तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए साथियों, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब है व्यावसायिक कुशलता, सामाजिक जागरूकता और व्यावहारिक जीवन। तो साथियों देखिएगा व्यावहारिक जीवन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता और व्यावसायिक कुशलता दोनों आ जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। शिक्षा मनुष्य में निहित अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का और रविंद्रनाथ टैगोर का। तो मित्रों उपरोक्त जो कथन कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य में निहित अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं उनका परिपूर्णता में विकास करती है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कथन कहा था। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं साथियों, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 4 है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह बुक का नाम है ये आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, महावीराचार्य है और ब्रह्मगुप्त है। तो मित्रों गणित सार संग्रह की अगर हम बात करें तो इसकी रचना महावीराचार्य के द्वारा की गई। किनके द्वारा? महावीराचार्य के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? शिक्षण के स्तर का चयन करना है मित्रों कि कौन सा आपका ये जो दिए गए 4 विकल्प है इनमें शिक्षण के स्तरों में सम्मिलित आएगा। परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण और संकलित। तो साथियों शिक्षण स्तर की अगर हम बात करें तो ये रहेगा अंतःक्रियात्मक। अंतःक्रियात्मक जैसे है शिक्षक और छात्र के मध्य क्रिया होना, तो इस प्रकार से ये स्तर शिक्षण का है साथियों। दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो साथियों आपके प्रश्न नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और मानसिक महत्व है। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर गणित का धार्मिक महत्व तो होगा नहीं। अब 3 है, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक। तो साथियों 3 चीजें हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक। यहां पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चौथा विकल्प माना गया है और यही सही है। हालांकि इसमें सामाजिक भी आ सकता है साथियों।
क्योंकि प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं आ जाती है, तो एक 5 में पढ़ने वाला जो बालक है वो लगभग 10-11 साल का हो जाता है, तो उसके लिए सामाजिक महत्व भी रखती है ये चीज़ें। तो यहाँ दूसरा विकल्प भी हो सकता है, बाकी पहला और तीसरा नहीं रहेगा, दूसरा और चौथा दोनों माना जा सकता है, किंतु आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी मानसिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को। तो साथियों कार्यवाहक किसको माना है स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में? जी हाँ, अगर राइट आंसर की बात करें तो शिक्षक को कार्यवाहक माना है, शिक्षार्थी को नहीं। मतलब अध्यापक इसमें कार्यवाहक पक्ष के अंतर्गत आएगा साथियों। मतलब दूसरा विकल्प सही रहेगा, तीसरा गलत है यहां पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है भाषा से पहले, भाषा के बाद, विज्ञान के बाद, सामाजिक विज्ञान के बाद। तो मित्रों एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित भाषा के बाद बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। किसके बाद? भाषा के बाद। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। 8वें क्वेश्चन में गणित के 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए थे, बाकी अन्य सब्जेक्ट को, अन्य जो विषय हैं उनके भी प्रश्न हैं साथियों, आप निश्चिंत रहिएगा। प्रश्न नंबर 9। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में और उपयुक्त सभी में। तो मित्रों देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में तो जो निदानात्मक शिक्षण किया जाता है उसका उपयोग होता है साथियों, तो फिर ये तो गलत हो गया। तो उपयुक्त सभी भी गलत है, क्योंकि एक गलत है तो चौथा सही हो ही नहीं सकता। अब शिक्षण कार्य कमी के मूल्यांकन में नहीं बल्कि छात्रों के मूल्यांकन करने में आप उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हो। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। छात्रों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्न विधि के द्वारा संभव है: व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि, वार्तालाप विधि। मित्रों व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि तीनों ही अध्यापक केंद्रित विधियां हैं। कैसी है? अध्यापक केंद्रित। और वार्तालाप विधि में बालक वार्तालाप करेगा, खुद भी सक्रिय रहेगा, तो उनकी अधिक से अधिक भागीदारी इस विधि के द्वारा संभव है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगे, हाँ कभी कभी हो जाता है, जैसे कल एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसमें वो जो अंडे का शहजादा वाला क्वेश्चन था हिंदी वाला, तो उस क्वेश्चन में हालांकि मिस्टेक हुई थी, मैंने संशोधन किया है। कमेंट बॉक्स में मैंने नीचे कमेंट कर रखा है, पिन कर रखा है कमेंट को। फिर मैंने उसकी एक पोस्ट भी डाली थी, उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था कि इसमें अनुभवहीन व्यक्ति राइट रहेगा साथियों। तो बाय चांस जैसे रोज 2-3 आप टेस्ट डाल देते हो, तो एक आध क्वेश्चन बाय चांस इधर उधर हो जाए तो आप हमें अवगत करा सकते हो। बाकी कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, क्योंकि सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता है साथियों। तो आप हमें कंफ्यूजन बता सकते हो। अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल अगर हमें लगेगा कि हाँ ये गलत बता दिया थोड़ा सा, तो फिर हम उसमें जरूर संशोधन करेंगे। प्रश्न नंबर 11। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवंशिकी विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो साथियों स्वयं सिद्ध विधियों में यूक्लिड, गैर यूक्लिड और औपचारिक स्वयं सिद्ध तीनों ही आती है, लेकिन आनुवंशिक विधि नहीं आती है। तीसरा विकल्प प्रश्न 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? नवाचारी, ठीक है। टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक और ब्लैक बोर्ड। तो देखिए ब्लैक बोर्ड तो कई दिनों से चला आ रहा है। शिक्षण की बात की जा रही है तो शिक्षण में नवाचारी है इंटरनेट। सभी ने देखा होगा आजकल, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो ऑफलाइन कोचिंगें बंद हो गई थी, तो ऑनलाइन कितनी पढ़ाई हुई साथियों? ऑनलाइन किसके माध्यम से हुई? इंटरनेट के माध्यम से हुई। इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम इस तरह से पढ़ पाते? अभी भी हम ऑनलाइन, जो ये वीडियो चल रहा है ये भी ऑनलाइन चल रहा है साथियों, तो ये भी किसके माध्यम से चल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। तो ये एक नवाचारी स्रोत है साथियों। दूसरा विकल्प फेसबुक पे पढ़ाई नहीं होती है, मैं पहले ही कह देता हूँ, फेसबुक पे पढ़ाई नहीं होती है, यूट्यूब पे भी नहीं होती है पढ़ाई तो, लेकिन अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, बट फेसबुक पे तो नहीं पढ़ सकते हो साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13।
देखिए 13वां क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु को कैसे विकसित करना चाहिए? मित्रों, राइट आंसर है तार्किक क्रम में, क्योंकि गणित एक तर्क प्रधान विषय है। कैसा विषय है गणित? तर्क प्रधान, तो उसको तार्किक क्रम में ही विकसित करना चाहिए मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट और उपयुक्त सभी। तो साथियों, ये सभी जो तीनों चैनल हैं, इनमें पर्यावरण से संबंधित अनेक जानकारियां दी जाती है। तो उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है चौथा, वो आपका 14वें क्वेश्चन में राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। तो मित्रों, जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया है उद्देश्य पर आधारित प्रश्नों के निर्माण करने में, देखिए मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण ये चीजें बताई, लेकिन आत्मानुभूति जैसी चीज बीएस ब्लूम के द्वारा नहीं बताई गई है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। तो साथियों, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, व्याख्यान तो होगा नहीं। अब योजना, कहानी, वाद विवाद के माध्यम से भी आप पर्यावरण कैसे पढ़ाओगे साथियों? नहीं पढ़ा पाओगे। योजना और कहानी, तो साथियों अगर कहानी नहीं होता तो फिर योजना राइट रहता, लेकिन योजना विधि वैसे मुख्य रूप से उच्च स्तर पर उपयोगी होती है, किंतु कहानी विधि ऑप्शन होने से फिर यहाँ कहानी विधि राइट रहेगा, क्योंकि बच्चों की रुचि होती है कहानी में। कहानियों के माध्यम से आप पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को दे सकते हो, ताकि उनमें रुचि भी बनी रहे और उनका मन भी अच्छे से लगे साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और सभी। तो यहाँ पर दंडित करने वाली बात होगी, तो फिर ये तो गलत है और उपयुक्त सभी भी गलत हो गया। महत्व बताना भी एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन हो जाते हैं तो छात्र उनको देख करके ही मूल्यों की शिक्षा प्राप्त कर सकता है साथियों, क्योंकि जैसा अध्यापक रहेगा, शिक्षक जैसा रहेगा, छात्र भी फिर वैसा ही आचरण करेंगे मित्रों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो रटने की प्रवृत्ति छात्रों में रोकना है आपको, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? वस्तुनिष्ठ। कब तक रटोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को? कितने प्रश्न होते हैं साथियों? तो इस प्रकार प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोई नहीं को तो आप बाहर निकाल दीजिए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में निगमन विधि का ज़्यादा प्रयोग होता है। अब साथियों ज़्यादा प्रयोग वहाँ होता है, तो दो विकल्प तो बाहर हो गए। अब गतिविधि आधारित या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित। तो साथियों ऐसा नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक में गतिविधियाँ दे रखी है उन पर ही आधारित आप बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। आप कोई अन्य गतिविधि के माध्यम से, जिससे बालक सरलता से सीख सके, जिसमें उनकी ज़्यादा रुचि हो, उस पर भी आधारित होकर शिक्षण करा सकते हो। पर्यावरण का आपका पहला ही विकल्प सही रहेगा, फर्स्ट चॉइस पहला विकल्प रहेगा साथियों, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन। लेकिन क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो जरूर करें साथियों। ये लाल बटन में जो सब्सक्राइब दिख रहा है आपको नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे, वहां पे चाहो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों, नहीं तो आगे आपकी इच्छा। ऐसा कोई यूं नहीं कि भाई सब्सक्राइब करो ही सही, ऐसा नहीं है मित्रों, लेकिन बस एक सपोर्ट हो जाता है तो लगता है कि हाँ हमारी फैमिली बड़ी है। प्रश्न नंबर 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? छात्रों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु,
निरंतर मूल्यांकन से छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता और उपयुक्त सभी। तो साथियों देखिएगा, कितना नहीं सीखा ये जानने के लिए तो हम सीसी करेंगे, नहीं तो सभी वाला तो गलत हो गया। परीक्षा प्रणाली का महत्व बताने के लिए क्या हम सतत व्यापक मूल्यांकन करते नहीं, बल्कि निरंतर मूल्यांकन से छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है, इसलिए हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों का करते हैं। तो विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। प्रश्न 20 में आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। हिंदी का टेस्ट मैंने डाला था, फिर ये आपके शिक्षण वीडियो का टेस्ट आ चुका है और एक और टेस्ट आ रहा है, तो तीनों टेस्टों को जरूर देखिएगा। 15-20 मिनट के टेस्ट होते हैं, 1 घंटा भी नहीं लेता हूँ, 3 टेस्ट करा देता हूँ साथियों आपके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।